सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नवे पॉडकास्ट। सो गाइस जैसे कि आप ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट देख रहे होंगे, मैंने अप्रोक्सीमेट 10 पॉडकास्ट ऑलरेडी कर चुका हूं जिसमें मैंने 36 लाख वाले पैकेज के लोग और भी बहुत सारे आईआईटी से लोग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से जिन्होंने हाईएस्ट पैकेज लिया है उनको इन्वाइट किया। तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो इसी प्रकार का ये भी एक पॉडकास्ट रहेगा। जैसे कि आप सब मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करो ज्यादा से ज्यादा, तो मैंने बहुत ट्राई किया और फाइनली मुझे मिला। कौन मिला? 2016 से 2019 बीकॉम ऑनर्स बैच की जो टॉपर थी, जिनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल दिया, उनको मैंने इनवाइट किया। अनमोल गुलाटी उनका नाम है। 2016 टू 2019 बैच की वो टॉपर थी, उनको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से फर्स्ट आने का गोल्ड मेडल भी मिला है। तो बाकी का एक्सपीरियंस उनके बारे में, उन्होंने क्या क्या किया था क्या था, वो सब हम खुद उन्हीं से जानेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी देखने को मिल जाएगी, कैसे आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्या क्या आपको करना चाहिए। और उन्होंने जैसे कि जो बीकॉम के बच्चे होंगे या अदर ब्रांचेस के बच्चे होंगे जिनकी ज्यादा प्लेसमेंट नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जिनको शायद टीचर बनना है, क्योंकि इन्होंने यूजीसी नेट भी क्लियर किया और ये करेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। तो फटाफट गेस्ट को प्रोत्साहित करने के लिए जो लाइक का बटन है वो दबा दीजिए और अच्छे अच्छे नीचे कमेंट कर दीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अब हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। सो वेलकम अनमोल। सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि अभी आप जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपनी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि वो आपको जान पाए आपके बारे में थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम स्ट्रक्चर्ड वाइज आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उनके आंसर्स देते जाइएगा। सबसे पहले लेकिन आप अपनी एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Okay, so my name is Anmol Gulati and I'm currently working as an assistant professor in Department of Commerce, DAV College, Ambala City. And recently only I have joined my college after clearing my UGC NET exam. And talking about my qualification, I am BCom Honors Gold Medalist from Chandigarh University. And then I did my MCom in Finance and Accounting from SD College, Chandigarh, Punjab University. And like I have attended many workshops, conferences, and now I'm looking forward for more FDPs so that my research aptitude can be strong. And I'm also like into for like enrolling myself in PhD in Chandigarh University only. So I'm looking forward to start my PhD very soon, like in January 2020 intake or somewhat next. So this is all about me, and thank you so much. थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। गाइज आप सबको ऑलरेडी पता लग गया आपकी इनके बारे में। अब जो इन्होंने बताया, इतना इनकी इंट्रोडक्शन है, इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, तो अभी इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ये इंट्रोडक्शन कैसे कैसे बनती गई। और बहुत लोगों का जो डाउट होता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में टीचर्स कैसे बनते हैं या टीचर कैसे लगते हैं, है ना, तो वो सब डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि जब मैम आई थी यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, 2016 बैच से हैं, तो जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे तो तब तो यूनिवर्सिटी शायद शुरू शुरू हुई थी, क्योंकि 2012 में यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, तब ज्यादा यहाँ पे था भी नहीं। तो आपको किसने रेकमेंड किया सीयू में आने के लिए, या आपने क्यों यहाँ पे आने का रिस्क लिया, क्योंकि एकदम बिल्कुल नई सी यूनिवर्सिटी थी। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा कि आपने यहाँ पे आके पढ़ाई की, और कैसे आपने चूज की ये यूनिवर्सिटी? ओके, यस, तो स्टार्टिंग क्या था, 12th की बोर्ड एग्जाम्स देने गई हुई थी मैं अम्बाला सिटी में। तो वहाँ पे कॉलेज के बाहर पैम्फलेट्स बिकते हैं, तो वहाँ पे ना वो सब बच्चों को पैम्फलेट्स दे रहे थे सीयू के। तो मैंने रख लिया था संभाल के कि इन केस अगर कहीं जाना हो। तो मुझे ये था कि मुझे करनी पढ़ाई अपनी चंडीगढ़ से या चाहे कहीं से भी मिले। आई अप्लाइड टू पंजाब यूनिवर्सिटी, बट मेरे पास 12th में ना मैथ्स नहीं था, तो किसी कारण मेरा जो काउंसलिंग में ना नाम बहुत लेट आया था। तो मैंने करा कि नहीं, मेरे को लेट हो रहा है, मेरे को अपनी टेंशन हो रही थी। तो मैंने स्टार्ट करा कि चलो सीयू ही चलते हैं अम्मी। तो हम गए सीयू। वहाँ पे मुझे पता लगा कि बेस्ड ऑन माय 12th मार्क्स, लाइक आई गॉट 92.2 मार्क्स इन माय 12th 2016 में। तो वहाँ पे सीयू से ये पता लगा कि अगर आपका 90 प्लस मार्क्स है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज थी कि उस टाइम पे ना एक स्कॉलरशिप मिलना ही कितनी बड़ी बात है 2016 में। दो आपके पास फाइनेंशियली स्टेबल हो, बच्चे लेके होते हैं ना कि अगर आप अच्छा हो पढ़ाई में, ऊपर से स्कॉलरशिप्स मिले तो बेस्ट हो जाता है। तो लाइक उस टाइम पे मेरी फीस थी 70,000 पर ईयर फॉर बीकॉम 2016 वाला बैच। तो मेरी फीस वैसे ही हाफ हो गई 50%, तो मेरी 35,000 तो फीस ही हो गई। उसके बाद जब गए स्टार्टिंग में, मतलब मैंने ना जो +2 तक मैं एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ, तो होता है ना लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, आप नहीं कॉन्फिडेंटली बात कर पाते किसी से।
2 दिन मेरे साथ भी यही हुआ। एक तो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ऊपर से बस उस टाइम पे तो थी नहीं इतनी बड़ी जितनी अब हो गई। अब तो साउथ ब्लॉक भी बन अब गया, तो पता नहीं बहुत क्या ज्यादा आ गया, बड़ी हुई है। बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। उस टाइम पे वो बस आती थी ना, ब्लॉक 3 वाली, 8 और 9 वाला, 8 8 वाला 9। ब्लॉक है, 8 वाला, वहां पे बस अब तो रुकती थी। ब्लॉक्स के नाम भी चेंज कर नेम दिए, से तो 3 मैंने देखा, ए बी तो करके, है अब जो लोग देख रहे ना। होंगे उनको समझ भी नहीं आएगा ब्लॉक 8 क्या था। आई गेस गेट 2 या गेट 3 था, जो सुखना हॉस्टल के बैक साइड में ना बस पार्क करती थी। तो इवन मुझे ना रास्ता भूल जाता था, मैं बोलती थी कि मुझे ना मेरे ब्लॉक तक छोड़ दो। ब्लॉक 5 होता था उस टाइम पे, जो लॉ वाला ब्लॉक है अब, तो वहां तक वो जाती टैगोर थी। हॉस्टल के साथ वाला ब्लॉक है जो लोग देख रहे हैं, वो ब्लॉक 5 था लॉ का। टैगोर हॉस्टल, ठीक है। तो उस टाइम पे, अब सबको पता होगा यहाँ लिफ्ट तो होती नहीं है, सबको पैदल चढ़ना होता है, ऊपर से गर्मियों में तो बहुत ही बुरा हाल होता था। तो पहले 2 दिन तो ऐसे ही रहा, बट स्टिल ना सीयू में क्या एक बेस्ट पार्ट था कि जो फ्रेशर्स आए उनके लिए ना इवेंट होते थे उस टाइम पे भी। वो जो बड़ा सा ग्राउंड है उसके सामने इवेंट्स लगते थे, ताकि जो फ्रेशर भी मीट। नया आया, हाँ, तो वो उसको ऐसा फील ना हो, आउट ऑफ द बॉक्स फील ना हो कि आप कहीं नई जगह पे आए हो। टू मेक इट कंफर्टेबल उन्होंने इतने सारे फेस्ट करे। फ्रेशर्स वाले टाइम 2016 में कटरीना कैफ भी आ गई थी, है ना, हमें एंटरटेन करने उस टाइम पे। मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई। इसके बाद अब सबको पता है वहां पे तो सीआर सबसे बनना कितनी अच्छी बात है, अच्छी क्लास बात। रिप्रेजेंटेटिव, है ना। वो भी ऐसे नहीं बनते, उसमें भी हमारे लिए भी क्या होता है 2016 में, उसके लिए भी वोटिंग हुई थी कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन देनी है कि हम आपको क्यों सीआर बनाए। तो क्लास में भी रैंकिंग्स हुई, उन्होंने बनाया। तो उस टाइम पे मैं बनी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि खुलता रहता है बंदा, एक्सपोजर मिलता रहता है टाइम टू टाइम। उस टाइम पे सबके आई गेस हर कोर्स में क्लास लगती होगी बिजनेस कम्युनिकेशन की, कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स होता होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट था कि सीयू ने आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करा। मीन्स जो आज मैं हूँ वो सिर्फ सीयू की वजह से ही हूँ। सीयू क्या करा, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। यही अगर आप किसी और कॉलेज में जाओगे ना, कंपेयर करोगे, कहीं में भी जाके आप कंपेयर करोगे एक कॉलेज को और एक यूनिवर्सिटी को, आपको रियलाइज हो जाएगा कि जो चीज हमें अभी सोचना है कि बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास नहीं लगानी, हमें इंट्रोडक्शन नहीं देनी, हमें एक्टिविटीज नहीं करनी, वो उस टाइम पे खटकेगी कि हमें लगेगा कि नहीं ये फालतू का लेक्चर लगाया, इससे बेटर तो हमें फ्री छोड़ देते। वो तो कहीं ना बाद में जाके उस चीज को रियलाइज करोगे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होना कितना जरूरी है फॉर द फ्यूचर यूज। हमने आगे जाके जॉब्स करनी है, एंड इवन कहीं भी जाना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को उभर के लाना चाहिए। एंड जो था वो सीयू का बेस्ट पार्ट था कि उन्होंने पर्सनालिटी डेवलप करी एक एक्स्ट्रा लेक्चर से, राइट। उसके बाद क्या हुआ, एग्जाम्स दिए, बहुत अच्छे हुए एग्जाम्स भी। उस टाइम तो कुछ ऑनलाइन नहीं होता था, सब ऑफलाइन अच्छे से सब करते थे पढ़ाई। एंड देन आया कि मेरा नाम आया कि आप एकेडमिक टॉपर हो फर्स्ट ईयर में, 2016-17 वाला। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने मम्मी को भी बताया कि मेरा नाम आया। एंड देन मुझे पता लगा अगर आप एकेडमिक टॉपर बनते हो तो आपको कैश रिवॉर्ड मिलता है। तो आई गॉट फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज एज ए कैश रिवॉर्ड फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन बीकॉम ऑनर्स 2016-17 वाला। मतलब आप देखो, पहली मेरी 50% स्कॉलरशिप की, 35,000 मेरी फीस थी, और उसके बाद मेरे को 20,000 सीयू ने वैसे ही वापस कर दिया। तो मतलब 1 साल की मेरी फीस सिर्फ 15,000 रुपये दिया मैंने सीयू में। तो मतलब ये बेस्ट पार्ट था कि ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपको कितना कैश रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे ही हर साल अगर आप एकेडमिक टॉपर बनते जाते हो, हर साल 20,000 तो 3 साल के लगा लो 60,000 हो जाते हैं। तो यही था कि मतलब बहुत ज्यादा ऐसी थी कि मोटिवेशन कंसेप्ट की जो सीयू ने दिए हैं कि जिस वजह से आप पढ़ाई में भी अपना मोटिवेटेड फील करो, ठीक है। स्कॉलरशिप्स लो। अब तो वैसे ही उन्होंने वो कैट वाले एग्जाम लेते हैं ना, कॉमन एडमिशन टेस्ट आएगा, उस टाइम में हमारे टाइम में नहीं होता था, लेकिन अब तो वैसे ही 100% स्कॉलरशिप तक आ गई है। तो इट्स लाइक ए वेरी बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस यू का। मतलब क्लासेस हमने बंक भी करी, ऐसे नहीं कि पूरे टाइम पढ़ते ही रहे। मास बंक्स भी कर रहे हैं, उसमें 3 नंबर भी कटे होंगे, पता नहीं हमें। मास बंक के 3 नंबर कटते हैं ना, ये सब यस पता नहीं यस। कटते होंगे कि अगर नहीं। पूरी क्लास एब्सेंट हो जाए तो। हाँ, पूरी क्लास एब्सेंट, तो वो भी हमने करी है कि चलो करके देखते हैं क्या होगा। अटेंडेंस के लिए 90% अटेंडेंस भी मेंटेन करी, वो 2 नंबर कमाने के लिए सिर्फ। मतलब यही था। इवन जो टीचर्स थी दे वर वेरी सपोर्टिंग, कि मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट करा आपको हर एक मोमेंट पे, आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए। इवन क्या होता था ना, अगर आप किसी कॉलेज में जाओगे ना, आजकल के बच्चों को ना पीपीटी बनानी भी नहीं आती, ना देनी आती है। उनके अंदर ना वो स्टेज फियर इतना ज्यादा है कि वो सामने ही नहीं आना चाहते। इवन हमारी क्लास में भी होता था बैच में ऐसा कि वो आना ही नहीं चाहते थे सामने। लेकिन वहां पे क्या उनके सपोर्ट की वजह से, कि उन्होंने एक ट्रेंड ही ऐसा बनाया होता है कि आपको प्रेजेंटेशंस देनी ही देनी है। जब आप प्रेजेंटेशन से पढ़ते आपको वैसे ही रिलेट करने लग जाते हो कि हाँ जी पीपीटी हमें भी बनानी आनी चाहिए, इट्स नीड एंड अ फार। कहीं जॉब करने जाओगे, हर जगह आजकल तो काम ही सारा लैपटॉप्स पे है, एमएस ऑफिस, पूरा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट एंड ऑल एवरीथिंग। तो वही था कि इतना ज्यादा आपकी पर्सनालिटी को उभार है, हर किसी की पर्सनालिटी को, जो अगर हम यहाँ पर ना होता, आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल होता अगर मैं कहीं और पे एडमिशन ले लेती। तो मतलब
ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने यहाँ पर आके रिग्रेट करो। कई लोग सोचते ना प्राइवेट है ये चीज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप इस चीज का वर्थ बहुत ज्यादा है एडमिशन लेने का ऐसी यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो ये बेस्ट पार्ट था सीयू का, बहुत ज्यादा वाला। तो वैसे तो आपने एक बार पूरा ही सब कुछ बता दिया बहुत हाँ। ज्यादा डिटेल में, तो क्वेश्चंस पूछने का आपने टाइम ही नहीं दिया, ऑलरेडी आपने सारे आंसर्स दे दिए जो हमको पूछना था। लेकिन फिर भी हम थोड़ा और डिटेल में इसको स्टेप वाइज खोलते हैं ताकि लोग भी रिलेट कर पाए, क्योंकि जब आपका टाइम था, जब या हम मैंने पढ़ा तो चीजें बहुत डिफरेंट थी, लेकिन जो लोग अभी एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। जैसे आपके टाइम पे ऐसा था ना कि स्कॉलरशिप मिलती उन लोगों को थी जिसकी परसेंटेज 90 प्लस में थी, है ना। तो ये उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी कि हाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली है। जैसे हमारी पूरी 70 की क्लास है तो उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली है, बाकी सब तो ज्यादा 70,000 दे रहे हैं, मैं 35। तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ स्कॉलरशिप मिली है। लेकिन इस साल से अब क्या हुआ है कि स्कॉलरशिप हर किसी को मिली है। CUCT एग्जाम शुरू किया है ना यूनिवर्सिटी में, तो सबको स्कॉलरशिप लेने का मौका दिया गया है। किसी को 30%, 40%, उनके मार्क्स के बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो अब जो सबसे बड़ा डर है वो बच्चों में यही है कि अब स्कॉलरशिप अगर मेंटेन करनी है तो एक हिडन पॉइंट होता है कि उसके लिए आपको 7.5 CGPA 7.5। मेंटेन करनी है, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता। अब हमको ये बात भी पता है कि यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग सिस्टम है, तो 7.5 CGPA आना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कम होनी ही होनी है, क्योंकि रिलेटिव है। तो अगर जैसे आप जैसे टॉपर थे तो आपने बहुतों की CGPA खराब कर रखी है ना, तो हमारी क्लास में भी ऐसे ही होता था कि टॉपर के हिसाब से बाकी सबको बनता था। तो यहाँ पे अभी आप वही टॉपर हो जो सबके CGPA खराब करते थे, ठीक है। तो हम यहीं पे इसी बात पे आएंगे कि अब जैसे 7.5 CGPA अगर किसी को अपनी स्कॉलरशिप बचाने के लिए मेंटेन करनी है, अपनी 7.5 CGPA बनानी है, तो क्या अप्रोच रहे, कैसे पढ़ना चाहिए ना। तो अभी आप सब कुछ यहीं पे बस इसमें यही पॉइंट कवर करना कि 7.5 CGPA कैसे, मतलब पॉइंट 1 आपको डिस्कस करना है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ने की अप्रोच रहनी चाहिए। फिर बच्चों को पॉइंट 2 ये आता है कि मतलब जो हमारे टीचर्स हैं वो तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं पाते हैं या ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उनको कंप्लेंट्स रहती हैं, हमको भी रही थी, आपको भी रही होंगी, है ना। तो दूसरा ये है कि थोड़ा सा कि टीचर्स मतलब अगर नहीं भी सही से पढ़ा पा रहे हैं या जितना पढ़ा रहे हैं तो टीचर्स जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़े, या थोड़ा और डीप क्या रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि आप जैसे आपने बताया कि आपने टॉप किया था, तो कैसे आपने पढ़ा, कैसे, और आपकी कितनी CGPA थी और आपने कैसे मेंटेन करी। ओके, तो मेरी सीजीपीए थी मतलब क्यूमुलेटिव 9.13, दैट बिकम्स 91.3% उस टाइम पे। मेरे को ना एक मैसेज भी आता, मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट करा था गोल्ड मेडल वाली पोस्ट अपनी। यस तो यस। मुझे एक लड़की का मैसेज आया कि मैम आपकी कितनी सीजीपीए थी जो आपको गोल्ड मेडल मिला, है ना। मैंने कहा मुझे मेरी इतनी थी, बट मैंने कहा ये वेरी करती है, जरूरी नहीं है कि जितनी परसेंटेज मेरी आए हर किसी की उतनी पे गोल्ड मेडल मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटेन करना लाइक क्या होता है ना कि सबसे पहले अगर आपको 7.5 मेंटेन करनी है बहुत इजी होती है, मुश्किल नहीं है 7.5 मेंटेन करनी बिल्कुल भी। क्या करना होता है, देखो जो हमारा सिस्टम है ना सीजीपीए वाला सीयू में, वो होता है क्रेडिट्स के ऊपर। हर सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होंगे, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, किसने नोटिस करा हो। उसके अंदर ना क्रेडिट्स बेसिस पे जितना आपके लेक्चर्स होंगे ना सब्जेक्ट से रिलेटेड, उतना ही आपका क्रेडिट्स होता है। आप सिलेबस में जाओगे उसके अंदर क्रेडिट्स मेंशन होते हैं। अब जैसे किसी सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट्स हैं, मींस कि उसकी वेटेज जो आपके एसजीपीए में होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट की। तो आपको सबसे पहले तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है। पहले हमें ये चीजें नहीं पता होती थी क्रेडिट्स वाली, बट धीरे धीरे ना ये रियलाइज करना पड़ता है कि ऐसे एक सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, आपको पता है उसके क्रेडिट्स 4 हैं, तो आपको उसके अंदर मेहनत करनी ही करनी है ज्यादा कि अगर ये 4 क्रेडिट्स है तो मुझे इतने अच्छे नंबर लाने हैं इसमें, क्योंकि इस सब्जेक्ट की वेटेज जो मेरी एसजीपीए वो सबसे ज्यादा होगी। फिर आप 3 ले लो। कई बार होता है ना कोई सब्जेक्ट में कोई अच्छा होता है, कहीं नहीं होता, कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई किसी सब्जेक्ट में नहीं करता। तो ऑन दैट बेसिस आप पहले तो ये कर सकते हो, आप क्रेडिट वाइज डिवाइड कर सकते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी है, सो दैट इसके क्रेडिट सबसे ज्यादा है वेटेज में। दूसरा पढ़ाई करनी है, पढ़ाई तो आप कर लोगे, देखो पढ़ाई सब कर लेते हैं होता है, बट ना एक आती है क्वालिटी का, आप कंटेंट लिखोगे कैसे क्वेश्चन में, जा पेपर में आंसर कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे अपना। देख पढ़ तो सब लेते हैं, बट ना कई बार होता है कि आप लिख नहीं पाते, जो आपको याद होता है या जो लर्न करके आया होता है आप लिख नहीं पाते। वो क्या होता है कि आपका क्राइटेरिया होता है पेपर अटेम्प्ट करने का।
एक तो सबसे बड़ी बात होता है ना, कई लोग बोलते हैं कि क्वांटिटी मैटर करती है, 32 पेजेस होते हैं सबके, कि 32 पेजेस फिल कर दो सारे हो गया जी, हमारे तो फुल नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी मैटर करती है नो डाउट, लेकिन क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है कि कितना अच्छा क्वालिटेटिवली आप पेपर को अटेम्प्ट करो। ये नहीं कि सारा पेपर आप पैराग्राफ्स में अटेम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं होता। आपको लाइन्स बनानी है, पॉइंट्स बनाने हैं, कि ताकि जो टीचर पढ़ रहा है, अब जैसे देखो हम बुक पढ़ते हैं, अगर वो बुक हम पढ़ते रहेंगे, वो पैराग्राफ्स में होंगी, हमारा खुद मन उठ जाएगा उस बुक को पढ़ने से, राइट। हम बुक को छोड़ देते हैं कि ये चैप्टर स्किप करना है। वही अगर आप कोई बुक देखो, कोई पॉइंट्स में होगी, हेडिंग्स दी होंगी, उसके बाद पॉइंट्स दिए होंगे, तो हमें थोड़ा मन भी करता है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। तो आपकी प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो। देखो 32 पेजेस मैंने भी लिखे थे अपने टाइम में, 32 पेजेस किसी और ने भी लिखे होंगे मेरे टाइम पे, जरूरी नहीं कि किसने नहीं लिखे होंगे, हर किसी ने लिखे होंगे। बट आप कैसे एक अपना कॉम्पिटिटिव एज, आप क्या ऐसा एक एज दे रहे हो अपने आप को कि आपका पेपर दूसरों से कैसा लगा, कि आपका मार्क्स इतने अच्छे मिल रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपना पेपर को अटेम्प्ट करो। और पेपर पढ़ना है, अब कोई टीचर होता है वो पढ़ा रहा होता है, आप बाद में जाके एक बार टॉपिक रिवाइज कर लो। हम क्या करते हैं कि सीधा ना पढ़ाई कब करनी है, पेपर से एक दिन पहले पीपीटीज पढ़ लेंगे जो मैम ने दी हुई है, हाँ जी हमारा हो गया। नहीं, पीडीएफ जो टीचर्स देते हैं, पीपीटीज तो वो देंगे ही देंगे, साथ में वो पीडीएफ देते हैं। अगर वो पीडीएफ नहीं भी देते, वो हमने एफर्ट्स करने हैं कि हम पीडीएफ कैसे बनाएं। क्राइटेरिया होता है कि पेपर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, सो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। अपने पैराग्राफ्स में लिखो और इतना ज्यादा लाइंस बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, प्रेजेंटेशन स्किल्स करो। और ये कि पेपर में ये नहीं कि एक दिन पहले पेपर में पढ़ लेना, आपने खुद एफर्ट्स बनानी। इवन जैसे हमें भी एक बुक होती थी, बुक तो इवन हम लोग प्रेफर नहीं करते थे, हमें आदत थी पीडीएफ से पढ़ने की। तो अगर टीचर ने आपको एक पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ की तरह ना कितनी सारी 1000 बुक्स होंगी जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी इंटरनेट पे। तो आपको खुद एफर्ट्स करना है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एज बनाना है, अच्छे नंबर लाना है, आपको खुद एफर्ट्स करने हैं कि आप खुद गूगल पे जाओ, बुक का नाम लिखो, साथ में लिख दो ई पीडीएफ, जिस ई पीडीएफ मेंशन कर दो, आपको इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी। उससे क्या होगा, कुछ अच्छा क्वालिटेटिव कंटेंट अपनी जो है आंसर शीट में आप वो लिख सकते हो। तो इससे क्या ज्यादा अच्छे मार्क्स जो फेच होते हैं। पढ़ना तो देखो है ही है, बट ये कि कौन सी बुक से पढ़ना है, कैसा अच्छा मटेरियल आपने लिखना है, और सबसे बड़ी बात विद एग्जांपल्स। जितने ज्यादा आप एग्जांपल्स कोट करोगे रियल लाइफ के, क्योंकि बीकॉम वाली फील्ड में ना, बीकॉम एमकॉम एमबीए या बीए वाली फील्ड में, जितना ज्यादा आप रियल लाइफ एग्जांपल से कोट करते हो अपने क्वेश्चंस को, उतना ही ज्यादा आपको एज मिलता है। तो यही एक पॉइंट्स हैं कि आप कैसे अच्छे मार्क्स और ये 7.5 सीजीपीए कैसे मेंटेन कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग फॉर योर सेल्फ ओनली, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ आप ही से ही है। तो और इवन सबसे बड़ा सिस्टम तो ये है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है सीओ में, आपको जो पेपर्स आप लिखते हो आपको दिखा भी देते हैं। और ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में आई डोंट थिंक सो ऐसा होता है, पीयू में नहीं होता, केयू में नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा एज है कि एटलीस्ट आप देख सकते हो कि कौन से में कहाँ नंबर नहीं मिले ना। इसमें ये टेंशन है कि टीचर ने नंबर नहीं दिए होंगे, क्वेश्चन छोड़ दिया होगा, पढ़ा नहीं होगा, इसलिए हमारे नंबर कम आए। इसमें तो आपका ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि आप अपनी गलतियों से रियलाइज करके अपना एक अच्छी और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। सो बेसिकली ये था कि आप कैसे 7.5 सीजीपीए मेंटेन कर सकते हो अपना। मैं भी मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मैं भी इन सबको यही बताता हूँ कि सीयू में जितना ट्रांसपेरेंसी है पेपरों के प्रति, वो और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्योंकि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटी, वहाँ क्या होता है कि पेपर चेक हो गया, जितने नंबर आ गए तो आ गए। अगर आपको मतलब अपना पेपर देखना भी है, फर्स्ट टाइम भी देखना है, तो आपको फीस पैसे दे के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि एटलीस्ट एक बार तो हमें पेपर दिखा रहे हैं ना, कि तुम्हारी अगर गलती है, मार्क्स ऊपर नीचे है, तो चेक करो एक बार तुम, तो उसकी कोई फीस नहीं है। तो यहाँ पे अब जैसे 7.5 सीजीपीए आ रहे हैं, सबको यही डाउट रहता था कि जानबूझ के टीचर नंबर तो नहीं काट देंगे हमारी स्कॉलरशिप हटाने के लिए। तो जितने भी लोग देख रहे हो, ये पॉइंट देखो, इन्होंने भी वही बताया। अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इनका मान लो। तो अब जैसा कि जो इन्होंने अभी बताया ना, वो सब मैटर करता है जब हम एग्जाम देते हैं ऑफलाइन मोड में, ठीक है। तो ये तुम सेव करके रख लो ऑफलाइन मोड में। तो अभी जो भी मैटर करेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स बोल रही थी ये सारे मेरे से भी बच्चे ही पूछते हैं, मैंने भी मेंटेन करके रखी थी, क्योंकि मेरे को भी स्कॉलरशिप मिली थी। आपको तो 50% थी, मेरे पास तो 10% ही थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि वो 10% भी मतलब कि अगर मेरे 7,000 रुपए भी बच रहे हैं हर साल में, तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो कम नहीं होते। तो उसके लिए मैं मेंटेन करके रखता था अपनी 7.5 सीजीपीए। तो मैं भी यही सब मैटर करता था कि प्रेजेंटेशन, अच्छा कंटेंट लिखना, जो सब इन्होंने बताया वही, यही सारे पॉइंट्स बस मुझे मेरे टीचर ने बताए थे, और यही सब मैं लिख लेता था। और ये टीचर ही है तो इसलिए सही से बता भी पा रही है, ठीक है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स आपके मैटर करेंगे कब, जब आप एग्जाम्स देंगे ऑफलाइन। ऑनलाइन में तो सारे एमसीक्यूज है, तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए वैलिड नहीं होंगे। इसी के लिए हम
अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे, जो भी बच्चे नए नए आए ना, जब जैसे हम भी फर्स्ट सेम में जाते हैं तो हमको ये क्रेडिट्स ये सब कुछ नहीं पता होता। मेरे को तो खुद एक सेमेस्टर के बाद पता लगा था, अच्छा ऐसा कुछ भी होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये हुआ, जैसे मेरे को मैथ्स आया तो मैथ्स के सबसे ज्यादा क्रेडिट होते हैं, लेकिन मैथ्स ही हमारा वीक था तो हमने मैथ्स पे ही छोड़ के बाकी सब पे फोकस किया, जिससे क्या हुआ कि पहले सेमेस्टर में सीजीपीए गिर गई, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा हाई क्रेडिट सब्जेक्ट था तो हमने मिस कर दिया। तो इसी पॉइंट पे आएंगे कि जैसे अब 7.5 सीजीपीए बनाने के लिए हमारे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनल। तो इंटरनल में अभी एमसीक्यू वाला जो आपने पॉइंट्स बताए वो तो अभी बच्चों के शायद अगले सेमेस्टर में काम आएंगे, लेकिन जो हम इंटरनल जो सिस्टम है उसको समझने में उनकी मदद करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे हैं फर्स्ट सेम में आते हैं, सब मस्ती मस्ती में क्लासेस बंक कर रहे हैं, अटेंडेंस उनकी 90% से कम जा रही है, ठीक है, मतलब 75 से भी कम जा रही है, 90 से तो छोड़ो 75 से भी कम जा रही है, डिटेन हो रहे हैं, एमएसटी 1 नहीं दे रहे हैं। तो अब इस पॉइंट में अगर आप बता पाओ कि इंटरनल की कितनी वैल्यू है, एमएसटी 1 की कितनी वैल्यू है, एमएसटी 2 की कितनी वैल्यू है, वो जो 2 मार्क्स जो हम अटेंडेंस से लेंगे 90% से ऊपर, उसकी कितनी वैल्यू है अगर हमको अपनी स्कॉलरशिप मेंटेन रखनी है। क्योंकि इस टाइम पे जितने भी बच्चों ने एडमिशन लिया सबके पास स्कॉलरशिप है, लेकिन बचेगी तो किसी किसी की। तो उनको गाइड करने के लिए कि ये गलती मत करना, नहीं तो पहले सेमेस्टर में ही जड़ जाओगे। राइट, पहले सेमेस्टर में ना मार्क्स ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे ना मार्क्स हमारे कम होते रहते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो मेरी भी पहले सेमेस्टर में मेरी एसजीपी आया था 9.92, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि मैं भी हैरान की नहीं यार, अगर एक और ग्रेड ना, मेरा सिर्फ जनरल स्टडीज में ए ग्रेड था, बाकी सब में ए प्लस ए प्लस ए प्लस। मैं कहा यार ए ग्रेड इसमें भी आ जाता तो मेरे तो 10 हो जाते। तो ये कि एमएसटीज और जो आपका इंटरनल है, देखो यहाँ पर तो 60-40% का हिसाब होता है, 60 और एक्सटर्नल एंड 40 और इंटरनल, उसके अंदर भी डिविजन होती है। सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी क्या है ना, बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाओगे ना वहाँ 80-20 का होता है, वो 20 नंबर ना टीचर अपनी मर्जी से लगाता है, अगर आपकी उससे अच्छी बनती होगी वो 20 नंबर लगा देगा, नहीं बनती होगी तो नहीं लगाएगा। बट सीयू में क्या है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी टीचर से नहीं भी बनती ना, फिर भी वो आपके इंटरनल्स को ना हैम्पर नहीं कर सकता, ना खराब कर सकता, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी कैसे है, जो मार्क्स एमएसटी के हैं वो एमएसटी के मिलेंगे। आई गेस 12 and 12 मार्क्स होते हैं एमएसटीज के, 2 होते हैं। हमारे टाइम में तो 3 एमएसटीज होते थे, सोचो हम कैसे 3 देते थे, यहाँ तो 2 दे के 2017 में ही चेंज हुआ था कि जब 2 एमएसटी होने लग गए थे। राइट, उस मेरे टाइम बैच में यही था कि हमारे टीचर ये बताते थे कि तुमसे पहले 3 होते थे, तुम बच गए कि 2 पे आ गए। हमारे 3 होते थे। लाइक ऐसा होता था कि ना, अच्छा, और ना सबसे बड़ी बात ना एमएसटीज होना इतना ज्यादा प्रेफरेबल है ना हमारे लिए, कि यूनिट जो हमारा सिलेबस होता है वो 3 यूनिट्स में ऑलरेडी डिवाइडेड होता है। अगर आपने एमएसटी दिया 1 तो आपके मानो कि यूनिट 1 की तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और एमएसटीज की वेटेज देखो 24 एमएसटीज की वेटेज है। तो एमएसटीज देना कितना इंपॉर्टेंट है कि 24 नंबर जो आपके 40 में से है वो तो वैसे ही निकल जाते हैं अगर आपके एमएसटीज में मार्क्स अच्छा है। फिर आ जाती है आपकी बातें, प्रेजेंटेशन हो गई, एक क्विज भी आएगा, क्विज भी होता होगा अभी भी, एक सरप्राइज टेस्ट, एक क्विज और एक प्रेजेंटेशन, इनसे बाकी की बनती है। राइट, ये सब तो बेसिकली जो सबसे ज्यादा वेटेज 40 में से 24 तो एमएसटीज की आ गई। और अगर आपने अटेंडेंस ही मेंटेन नहीं करी तो ऑब्वियसली आप डिटेन तो हो गए, एमएसटीज दोगे कैसे अगर आप अटेंडेंस ही नहीं मेंटेन करोगे। एंड इवन वो 40 में से ना 2 नंबर तो सिर्फ अटेंडेंस के ही होते हैं, अगर आपने 90% अटेंडेंस मेंटेन करी है। इतना मुश्किल थोड़ी होता है 90% अटेंडेंस मेंटेन करना। ऐसा तो नहीं कि मैंने बंक्स नहीं करूंगी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे, मैंने भी बहुत बंक्स किए। वीआर पंजाब जब तो एनसीएम होता था, नॉर्थ कंट्री मॉल, है ना, हम वही हमारा दूसरा घर होता था, पहला घर सीयू दूसरा घर वो, और बैठे रहना सीयू में ही। और इतना हमने भी बंक्स किए हैं, 12 बजे के बाद ही हम बंक्स पे जाते थे, 12 बजे से पहले तो हम भी नहीं जा सकते थे। तो यही होता है कि अटेंडेंस मेंटेन करना इज नॉट इतना भी मुश्किल नहीं है। 90% चलो मैं मान सकती हूँ कुछ लोग नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट 75 तो आप मेंटेन कर सकते हो। किसी लेक्चर में बंक कर लिया जो आपको पता है कि उसकी अटेंडेंस पूरी है, बंक करना भी तो जरूरी है ना यूनिवर्सिटी में, तो ऐसा आप कर सकते हो। पहले तो बड़ी बात है कि आप अटेंडेंस मेंटेन करो। जिस सब्जेक्ट में अटेंडेंस नहीं है उसमें तो लेक्चर्स लगाओ, और अगर जिसमें ज्यादा लेक्चर में अटेंडेंस उसमें बंक कर लो। सबसे बड़ा क्राइटेरिया अगर आपको अच्छी सीजीपीए मेंटेन करनी है तो पहले तो अटेंडेंस ही है। अटेंडेंस अच्छी करो ताकि एमएसटीज दे पाओ, एमएसटीज की तैयारी करो, हो जाएगी। इतना भी ज्यादा सिलेबस नहीं होता वाइड की ना कवर कर पाओ आप एक ही दिन में, राइट। तो यही है कि एमएसटीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा वेटेज रहती है। इतना तो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम वो कहीं नहीं मिलने वाला जितना यहाँ पे है, कि आपके मार्क्स ना टीचर के हाथ में नहीं है, आपके मार्क्स आपके खुद के हाथ में। आपने एमएसटी दिया तो 24 नंबर मिले, उसमें से भी 20 मिल जाएंगे किसी के मार्क्स कम आ गए, बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग दैट नंबर। फुल इंटरनल्स किसी को नहीं मिलती, मेरे को तक नहीं मिली थी फुल आज तक, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाफ नंबर 1 नंबर कट जाते हैं। मैक्सिमम 36-37 यहीं तक ही जाती है इंटरनल्स। ये मत सोचो कि 40 नहीं मिली क्यों टीचर ने हमें दी नहीं 40 में से 40।
क्यों नहीं दी वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने क्यों नहीं लिया। आप भी तो ले सकते थे 40 में 40 अगर आप एमएसटीज में ज्यादा अच्छा करते। क्विज होता है, जरूरी नहीं ना क्विज में हमारे सारे आंसर्स ठीक हो, है ना, उसमें क्या होता है वेटेज ना कम होती होती रहती है। तो एमएसटीज देना इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आपका जो 7.5 क्रेडिट आप मेंटेन कर पाओगे। ये नहीं कि सिर्फ पेपर में 60 नंबर वाले पेपर में कर लिया 40 का मैटर ही नहीं करा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं क्लियर होने वाला, आपकी स्कॉलरशिप मेंटेन ही नहीं होगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी अटेंडेंस मेंटेन रखो। एमएसटीज के लिए अगर प्रिपेयर करोगे तो फाइनल एग्जाम्स के लिए वैसे ही इतना अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी कि लास्ट में ना पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर सिर्फ थर्ड यूनिट पढ़ने की जरूरत पड़ती है लास्ट में पेपर के टाइम, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वैसे ही प्रिपेयर्ड रहती है। तो इट्स वेरी नेसेसरी अगर आप एमएसटीज में भी चाहे आप रोज मत पढ़ोगे, एमएसटीज में भी पढ़ लिया ना तो भी बहुत है आपकी 7.5 एसजीपीए मेंटेन करने के लिए। तो ये क्राइटेरिया है कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो थ्रू योर इंटरनल मार्क्स। एक्सटर्नल तो अलग ही है, इंटरनली आप कैसे कर सकते हो। प्रेजेंटेशन जो टीचर ने दिया है उस दिन एब्सेंट नहीं होना, क्योंकि ना वो गुस्सा इतना चढ़ता है। मैंने भी ना पर्सनली मैं बता रही हूँ 1-2 दिन पहले मैंने भी बच्चों को दी थी प्रेजेंटेशन कि तुम बना के लाना। मैं गई, बच्चे उस दिन एब्सेंट, मेरे को इतना गुस्सा चढ़ा। मैं होता ना टीचर को अपना ही गुस्सा पीना पड़ जाता है, बच्चों पे भी क्या ही नहीं खा लिया। अगले दिन ना वो खंबे के पीछे छुप रहे। मैंने कहा टीचर की नजर से कोई नहीं बच सकता, बच्चों प्रेजेंटेशन तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, जो तुम्हें नंबर चाहिए। तो असेसमेंट वाले दिन अगर कोई भी टीचर आपको प्रेजेंटेशन देता है ये मत सोचना कि टीचर ने खुद नहीं पढ़ाना इसलिए वो हम पे प्रेजेंटेशन थोप रहा है। ऐसा नहीं होता। प्रेजेंटेशन आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए दी जाती है, ताकि जो आपके अंदर किसी में जो स्टेज फियर होता है वो निकल जाए। आगे जाके सबने बड़ा आदमी बनना। किसी से भी पूछोगे ना आपने क्या बनना है, वो बोलेंगे बैंक मैनेजर बनना है जी। कैसे बनोगे बैंक मैनेजर जब प्रिपेयर ही नहीं करोगे। ये नहीं बोलेंगे कि बैंक का एम्प्लॉय करना है, सीधा बैंक का मैनेजर बनना है। ये नहीं पता वो किसी बच्चे को कि वो बैंक का मैनेजर कैसे बन सकते हैं। जब तक आपकी पर्सनालिटी ग्रूम नहीं होगी आपके अंदर, अगर उस बेंच से उठ के वो डेस्क तक जाने की हिम्मत नहीं है लेक्चर स्टैंड पे, तो आप क्या सोच सकते हो कि आप बड़े आदमी कैसे बनोगे। तो वो प्रेजेंटेशन एक बड़ा आदमी बनाने के लिए आपका एक पहला स्टेप है जो टीचर्स लेती हैं। उसको नेगेटिवली मत लो कि टीचर अपना सिलेबस कराने के लिए ना हम पे थोप रही है सारा काम, कि हम सिलेबस कराएं उनको नहीं कराना। होता है ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि टीचर्स इसलिए प्रेजेंटेशन दे रही है, और प्रेजेंटेशन देनी बहुत जरूरी है। उस दिन एब्सेंट मत होना। इंटरनल्स आप ही के लिए ये सारी चीजें बेनिफिशियल है। अपनी एक्टिविटीज दो, एमएसटीज अटेम्प्ट करो, ताकि आपकी एसजीपीए मेंटेन रहे और एक आप अपनी पर्सनालिटी खुद के लिए ग्रूम कर पाओ। टीचर से नंबर दे देना, उन्होंने कुछ नहीं पूछना ना, उनको कुछ मैटर करता है। जो उन्होंने पढ़ना था वो पढ़ के आके आपको पढ़ा ही रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने कैसे अपना आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करके अपने आपको उस मुकाम तक पहुंचाना है। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। अभी जो सारे बच्चे आए ना, तो उनमें से मैक्सिमम जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते ही पूछते हैं कि जैसे मेरी उन्होंने क्लासेस तो मिस कर दी अभी, तो फिर अटेंडेंस कम है, MST1 नहीं दे पाए हैं। तो सबके ही क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैंने MST1 मिस कर दिया तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर MST1 मिस हो गया तो मेरी CGPA 7.5 मेंटेन हो जाएगी कि नहीं हो पाएगी। क्या लगता है कि आपको, अगर किसी ने अपने MST खराब कर लिए तो पॉसिबल है उसके लिए अच्छी CGPA मेंटेन करना? बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि किसी को भी MST के साथ खिलवाड़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। मतलब अगर बाय चांस होता है कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि जिसकी वजह से आप MST1 नहीं दे पाए, तो आप सिर्फ एक MST के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। मीन्स आप सिर्फ 12 नंबर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। फिर आपको इसके लिए ना ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी आपके एक्सटर्नल में, और बाकी की जो आपकी 40 में से 12 तो चली गई, बाकी के जो मार्क्स बचे उसके अंदर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट MST में बहुत अच्छे से मेहनत करो। असाइनमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, असाइनमेंट्स टाइम पे देना। इवन ऐसा हुआ था, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं असाइनमेंट बना रही थी, ओपन इलेक्टिव होता है 5th सेमेस्टर में ना कि आप किसी और कोर्स का सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो मेरा था लेबर लॉ चूज करा था मैंने। तो ऐसी मैं असाइनमेंट बना रही थी, 4 मार्क्स की असाइनमेंट होती है। तो ऐसी मेरे फ्रेंड से मेरी लड़ाई होगी, मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने अपनी असाइनमेंट बननी बनाई ना फाड़ दी ना, मैंने वो टीचर को दी। मैंने बोला मैम मैंने तो दे दी, क्योंकि मैम के पास तो रिकॉर्ड था नहीं। तो उन्होंने मेरे को 4 में से तो 0 नंबर लगाए। बट देखो स्टिल मेरे ग्रेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा एज यूजुअली, कि जो मेरे एक्सटर्नल में मार्क्स थे। क्यों? क्योंकि मेरे जो एक्सटर्नल में मार्क्स थे ना वो ज्यादा अच्छे आ गए बाकियों से एज कंपेरेबली। तो ये था कि मैंने सिर्फ रिस्क लिया 4 नंबर से। ये नहीं कि मैंने रिस्क 12 नंबर से ले लिया 24। अगर आपने रिस्क लेना है तो आप कम रिस्क लो, ताकि आपको रिटर्न थोड़ा अच्छा मिले। वो था ना हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे अगर आपको रिस्क लेना है तो कम लो, ताकि आपको रिटर्न ज्यादा मिल सके। तो MST अगर आपने बाय चांस एक मिस कर दिए तो बाकी के मार्क्स है ना, आप उस पर बहुत ध्यान दो। अपनी अटेंडेंस मेंटेन करो ताकि एटलीस्ट 75 तो हो जाए। MST पे ध्यान दो, अपनी असाइनमेंट्स इतनी अच्छी दो ताकि कोई टीचर आगे नंबर काट ही ना सके।
बाकी की जो आपकी इंटरनल है वो अच्छे से, तो फिर भी आपकी 7.5 SGPA जो CGPA वो मेंटेन हो जाएगी। बाय चांस अगर एक MST मिस हो जाता है, एक हो गया तो चलो एक सेमेस्टर में मिस हुआ होगा ना, ये तो नहीं है बाकी की अगर 3 साल का कोर्स है तो 6 में 4 का है तो 8 सेमेस्टर में आप दोगे ही नहीं एक भी MST। तो ये कि एक अगर कहीं पे कवर हो जाती है कम, तो बाकी की सेमेस्टर्स में आप उसको कवर कर सकते हो और अच्छा पढ़ के और अच्छे मार्क्स लेके, तो वो एक सेमेस्टर का अगर आपने एक MST मिस स्किप करा तो उससे कवर हो जाएगा, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक MST आपको देनी है, बट रेयर सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन में मिस हो जाए तो ठीक है, बट एटलीस्ट बाकी के टाइम तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि नहीं हो पाएगा इतना विदाउट एनी MST। यहाँ पे लेकिन सबसे बड़ी रेस यही है ना कि सबको पहले सेमेस्टर में ही CGPA 7.5 से ऊपर रखनी है, नहीं तो स्कॉलरशिप जाएगी सबकी। तो फिर अब अगला, जैसे अभी अगला क्वेश्चन बहुत बच्चों का ये आता है कि